गुस्साए राजा ने दासी को 100 कोड़े मारने की सजा दी। जब चंदा ने कुम्हार से मिट्टी के बर्तन तुड़वा दिए, तेली से तेल मिट्टी में उड़वा दिया, ग्वाले को आदेश दे विवाह के लिए इकट्ठा किया गया, सारा दूध भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में सारी भोजन सामग्री पर कीट छोड़ दिए गए। यह सभी कृत्य करवाने के पीछे चंदा यानी राजकुमारी तारा का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि कैसे न कैसे करके राजकुमार का विवाह टल जाए। पर जब राजा को चंदा के इन सभी हरकतों का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। राजा ने तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सम्मुख पेश किया। गुस्साए राजा का मन तो कर रहा था कि वह अभी धक्के मारकर तुरंत उस कलमुही चंदा को अपने राज्य से बाहर कर दे, पर राजा अपने ही वचनों में बंधा हुआ था। उसने चंदा यानी राजकुमारी तारा को यह वचन दिया था कि वह उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। तो वचनबद्ध राजा ने अपना गुस्सा शांत करने और चंदा को उसकी सजा देने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े भी ऐसे कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल उधड़ जाए। इसको पता तो चलना ही चाहिए कि इसने क्या ज़रूरत की है। राजा के आदेश पर राजकुमारी तारा को 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े लगने से घायल बेचारी चंदा खून के आंसू रो रही थी। मारे दर्द के वो बिलबिला रही थी। कोड़े मारने की सजा पूरी होने पर सिपाही उसको उसकी झोपड़ी पर छोड़ जाते हैं। वहाँ उसे उसी हालत में पड़े पड़े एक दिन और निकल जाता है। किसी ने भी राजकुमारी तारा की कोई सुध नहीं ली। एक तो कोड़ों की मार, ऊपर से राजकुमार की शादी का दुख मानो। दुनिया जहान के सारे दुख बेचारी राजकुमारी को एक साथ मिल गए हों। उसे सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि कल ही राजकुमार अभिमन्यु की शादी है। राजकुमार की शादी को टालने की उसकी हर योजना असफल हो चुकी थी। दुखी बैठी राजकुमारी तारा के मन में फिर से एक विचार आया, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। अचानक वह अपने सारे दुख दर्द भूल एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी होती है और अपने दर्द को भूल हिम्मत करके राजा की घुड़साल में जाती है और राजा के सबसे तेज भागने वाले घोड़े को ले तेजी के साथ वह उस नगर की ओर चल पड़ती है जहां राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होना था। हवा से बातें करते घोड़े की बदौलत राजकुमारी तारा कुछ ही घंटों का सफर तय कर रोजीवास नगर पहुंच जाती है। रोजीवास नगर राजकुमार अभिमन्यु की ससुराल यानी उसकी होने वाली पत्नी का घर था। वहां पहुंचकर अपनी योजना के तहत राजकुमारी तारा घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल में प्रवेश कर जाती है। राजकुमारी तारा अपने घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाती है। राजकुमारी विलासिनी अपने कमरे में अकेली बैठी है। कल होने वाले विवाह की तैयारियों के चलते वह थोड़ी व्याकुल सी थी। तभी राजकुमारी विलासिनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वे बोल पड़ी, कौन है? बाहर राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। राजकुमारी विलासिनी थोड़ा संकोच करते हुए बोली, अच्छा, अंदर आ जाओ। राजकुमारी की सहमति मिलने पर राजकुमारी तारा झुके हुए सिर के साथ अंदर आ जाती है। उसको देख राजकुमारी विलासिनी बोली, बोलो क्या बात है? तारावती बोली, माफ़ करें राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल आप राजकुमार अभिमन्यु से विवाह करने जा रही हैं, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी चौंक जाती है और कहती है,
क्या कह रही हो तुम? और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी राजमहल में नहीं देखा। तब तारावती धीरे से राजकुमारी के पास आई और बोली, राजकुमारी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बस आप थोड़ा धीरज रखकर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। एक बार मैं चाहती थी कि शादी से पहले आपको यह सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। बस सख्ती से बोली, यह पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो जो तुम कहना चाहती हो। तब राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, राजकुमार अभिमन्यु यानी आपके होने वाले पति की पहली पत्नी अभी मरी नहीं है। यह सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध हो उठी और खड़ी हुई और बोली, यह क्या कह रही हो? तुम सबको तो यही बताया गया कि उनकी पत्नी मर चुकी है। तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, वो जिंदा है, पर कुछ मजबूरियों के चलते उसने अपनी हकीकत को छुपा रखा है। वह अब भी अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है। राजकुमारी विलासिनी बोली, पर वह है कौन और तुम यह सब कैसे जानती हो? तब राजकुमारी तारावती धीरे से अपनी ओढ़नी हटाती हैं और कहती है, मैं ही तारावती हूँ, राजकुमार अभिमन्यु की पहली पत्नी। यह सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। फिर बोली, क्या है यह सब? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजकुमारी तारावती शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी आप बीती राजकुमारी विलासिनी के आगे कह सुनाती हैं कि कैसे उसके धूर्त पिता के कारण उसे आधी रात को राजमहल छोड़ना पड़ा और क्यों उसने अपने सुंदर रूप को बिगाड़कर खुद को एक कुरूप स्त्री बना लिया और कैसे वह राजकुमार अभिमन्यु के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कहे राजकुमारी तारा अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की काली हटाती है। यह देख और पूरी बात जान राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध रह जाती है। आगे राजकुमारी तारा बोली, माफ करना बहन, पर अब भी राजकुमारी अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नज़रों में यह जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वह तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर अपने पिता के कारण मजबूरी में वह यह सब कर रहे हैं। राजकुमारी तारा की पूरी बात सुन राजकुमारी विलासिनी हैरानी के साथ साथ बहुत भावुक भी हो जाती हैं और कहती हैं, तो फिर तुम यह सब राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसे कालिक पोते अपनी सच्चाई को छुपाती फिरोगी? पूरी सच्चाई जान राजकुमारी विलासिनी तारावती से कहती है, तुम यह सब राजकुमार अभिमन्यु को बता क्यों नहीं देती? ऐसे कब तक अपने मुंह पर कालिक पोते अपनी सच्चाई को छुपाती फिरोगी? आगे राजकुमारी विलासिनी तारावती से कहती है, यह सब जानने के बाद मैं तो राजकुमार अभिमन्यु से विवाह के लिए मना कर दूंगी, पर जब राजकुमार अभिमन्यु के पिता कहीं और उनकी शादी तय कर देंगे तो क्या तब भी तुम वहां जाकर उसकी होने वाली पत्नी को अपनी यह दास्तान सुनाती फिरोगी? और ऐसा कब तक करती रहोगी? तुम राजकुमारी विलासिनी की बात सुन तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्द अनुकूल समय देखकर अपनी सच्चाई राजकुमार अभिमन्यु को बता दूंगी। पर हे राजकुमारी साहिबा, तब तक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यह राज किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई का पता राजकुमार अभिमन्यु को किसी और से चले। आखिर राजकुमारी विलासिनी भी थी तो एक
औरत थी। वह राजकुमारी तारावती का दुख समझकर उसे विश्वास दिलाती है कि वह उसकी सच्चाई किसी के आगे बयान नहीं करेगी और कोई अन्य कारण देकर राजकुमार से विवाह के लिए मना कर देगी। राजकुमारी विलासिनी की बात सुन राजकुमारी तारा को बहुत सुकून मिला। वह हाथ जोड़कर राजकुमारी का शुक्रिया अदा कर खुशी खुशी उससे विदाई ले वापस प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो जाती है। राजकुमारी तारा जल्दी से जल्दी प्रतापगढ़ पहुंचना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बाहर जाने की खबर किसी को भी पता चले। राजकुमारी तारावती के जाने के बाद राजकुमारी विलासिनी अपने माँ बाप के पास जाती है। देखा तो वह दोनों बहुत खुश थे और कल होने वाले उसके विवाह की ही चर्चा कर रहे थे कि इतना अच्छा दामाद तो बड़ी किस्मत से मिलता है। उनको खुश देख राजकुमारी विलासिनी का मन थोड़ा उदास हो जाता है, पर फिर भी वह कड़ा हृदय करके उनके पास जाती है और कहती है कि वह यह विवाह नहीं करेगी। उसकी बात सुन उसके माता पिता हैरानी के साथ उससे विवाह न करने की वजह पूछते हैं। तब राजकुमारी बोली, माफ करना पिताजी, माताजी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बिल्कुल भी यह शादी करने की गवाही नहीं दे रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना मैं, ना राजकुमार अभिमन्यु और ना आप सब। अंततः मैं यह फैसला बहुत सोच समझकर ले रही हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा कर मेरा यकीन कीजिए और कोई अन्य सवाल मत पूछिएगा। बस राजकुमारी की बात सुन उसके माता पिता दुखी मन से उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन राजकुमारी विलासिनी के पिता अपने एक विश्वास पात्र सेवक के हाथों शाही पत्र में यह सूचना लिखकर राजा धर्मपाल के पास भिजवा देते हैं। सेवक जब शाही पत्र ले राजा धर्मपाल के पास जाता है तो वे तुनक जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें ऐसा पत्र मिला था तब उस पत्र में उनके पुत्र वधू की मृत्यु का समाचार था। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका के साथ वे अनमाने ढंग से सेवक को आदेश देते हुए पत्र पढ़ने को कहते हैं। उनके आदेश पर सेवक पत्र पढ़ना शुरू करता है। एक बार फिर शादी से पहले अपने पुत्र की ससुराल से आया संदेश देखकर राजा धर्मपाल तुनक जाते हैं और संदेश लेकर आए सेवक को पत्र पढ़ने का हुक्म देते हैं। राजा का आदेश मिलने पर सेवक पत्र पढ़ना शुरू करता है। श्रीमान महाराज धर्मपाल जी को मेरा सादर प्रणाम। आपके द्वारा राजकुमारी विलासिनी और राजकुमार अभिमन्यु के मध्य प्रस्तावित विवाह हेतु जो स्नेह और विश्वास प्रकट किया गया उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, परंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पुत्री राजकुमारी विलासिनी इस विवाह प्रस्ताव से विनम्रता पूर्वक पीछे हटने का निर्णय ले चुकी है। राजकुमारी का मत है कि वह यह विवाह दोनों राज्यों के सम्मान और भविष्य की शांति के लिए यदि ना हो तो अधिक उचित रहेगा। उनके मन में इस संबंध को लेकर एक ऐसा आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है जिसे उन्होंने पूरी शिष्टता व आत्मगौरव के साथ हमारे समक्ष रखा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव, असम्मान या अपमान के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि यह हमारी पुत्री की अंतर आत्मा की आवाज़ है जिसे हम नकार नहीं सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस निर्णय को सम्मान देंगे और दोनों राज्यों के मध्य सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध पूर्ववत प्रगाढ़ बने रहेंगे। आपका सदा शुभ चिंतक महाराज रत्नवर्धन सिंह। यह खबर सुनते ही राजा धर्मपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पर अब अचानक यह मनहूस खबर यह दूसरी बार था जब उनके बेटे के विवाह में अड़चन आई थी। राजा धर्मपाल अपने सिर को पकड़कर गहरी चिंता में चले जाते हैं। दूसरी बार घटी इस दुखद घटना के कारण राजा धर्मपाल दुखी हृदय से यह सोच ही रहे थे
कि पता नहीं उनके पुत्र के साथ ही बार बार यह सब क्यों हो रहा है। इतने में दरबार में मौजूद राजकुमार अभिमन्यु उठकर उनके पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं, देख लिया पिताजी, हम तो आपको पहले ही मना कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे भाग में विवाह सुख होता तो हमारी पहली पत्नी मरती ही नहीं, पर आप किसी की सुने तब ना। अब बस बहुत हुआ यह सब। अब अगर फिर से आपने मेरा विवाह करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। इतनी बात कहकर गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ राजकुमार अभिमन्यु पैर पटकते हुए दरबार से चले जाते हैं। उधर राजकुमारी तारा भी प्रतापगढ़ पहुंच जाती हैं और महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर लगे घोड़े को घुड़साल में ज्यों का त्यों बांधकर वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं। जब उसे रोजीबास नगर से आई शाही पत्र की बात पता चली और मालूम हुआ कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह टूट गया है तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर से उसके दिन खुशी खुशी कटने लग जाते हैं। समय बीतने लगता है। चंदा यानी राजकुमारी तारा का यह नियम था कि वह दोपहर के समय नित्य नियम से सभी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर जाया करती थी और वहां एकांत में तालाब में स्नान करती और स्नान के पश्चात फिर से अपनी पूरी देह पर कालिक पोत लिया करती। पर एक दिन देवयोग से राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ आ निकले। राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। वह एकदम निश्चिंत हो अपने ही ख्यालों में खोई बड़े ही आनंद के साथ स्नान करने में मग्न थी। दूसरी तरफ राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। आमतौर पर वे इस समय कभी जंगल की तरफ नहीं आते थे। वह धीरे धीरे तालाब की ही ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी तारा अपने निर्धारित समय में स्नान कर वस्त्र आदि पहनने के उपरांत आखिर में बचे हुए अपने हाथों के ऊपर कालिक पोत रही थी। तब तक राजकुमार अभिमन्यु घूमते घूमते जब वे तालाब के पास पहुँचे तो उनकी नज़र राजकुमारी तारावती पर गई। राजकुमारी का मुख उस समय दूसरी दिशा में था। वह बड़े ही आराम से आखिर में बचे अपने हाथों पर कालिक पोतने में तल्लीन थी। राजकुमार की नज़र जब उसके गोरे हाथों पर गई तो वह अचंभित हो गया। यह कैसे हो सकता है? इसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? यह तो काली थी ना। क्या यह कुछ छिपा रही है? क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है? जरूर इसके पीछे कोई तो रहस्य है। एकदम से ऐसे अनेकों सवाल राजकुमार अभिमन्यु के दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। तभी राजकुमार ने विचार किया कि अभी उसके पास जाएं और उसी से इस सब के बारे में पूछें। पर अगले ही पल वह कुछ सोचकर रुक गया। उसने विचार किया कि वह कल फिर से इसी समय यहाँ आएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। इसी सोच के साथ राजकुमार अभिमन्यु ने चुपचाप अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और जरा सा भी शोर किए बिना वहाँ से चला गया। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर कर आ रही थी। आखिर एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल बीती घटना के समय से बहुत पहले ही जंगलों में चला जाता है और तालाब के पास झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता है। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राजकुमार अभिमन्यु और अधिक सतर्क होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में राजकुमारी तारा गायों के साथ तालाब के निकट पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद तालाब के किनारे जा स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारने लग जाती है। राजकुमार अभिमन्यु ये देखते ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं।
पराई स्त्री को ऐसे देखना उसके लिए अक्षम्य अपराध था। जैसे ही पानी की कल कल की ध्वनि उसके कानों में पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि चंदा अब पानी में उतर चुकी है। तो उसने आंखें खोलकर फिर से तालाब की तरफ देखा। पानी में उतरते ही चंदा यानी राजकुमारी तारा की कालिक उतर चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा दमक रहा था। जब राजकुमार की नज़र उसके चमकते हुए बेदाग चेहरे पर पड़ी तो तुरंत उसे झटका सा लगा। वही सुंदरता, वही होठ, वही कजरारी आंखें, वही मासूमियत, वही तेज। सालों पहले देखे उस चेहरे को वह कैसे भूल सकता था। उसे बस कुछ याद था तो वह था उसकी पत्नी राजकुमारी तारावती का वह चेहरा। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने राजकुमारी तारा के इस चांद से चेहरे और उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को याद ना किया हो। राजकुमारी आनंदित हो स्नान कर रही थी और राजकुमार फटी आंखों से बस उसे देखे ही जा रहा था। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने घटित हो रहा यह दृश्य सच है या कोई सपना। क्या सच में उसके सामने उसकी पत्नी राजकुमारी तारा है या कोई और। एक साथ इतना सब कुछ वह सहन नहीं कर पाया और वहीं गश खाकर गिर पड़ा। जब राजकुमारी की मूर्छा टूटी और उसे होश आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। चंदा वहाँ से जा चुकी थी और दिन भी ढल चुका था। विचारों के सागर में मंथन करते हुए राजकुमार अभिमन्यु वापस महल में आ गया। बिना खाना खाए, बिना जलपान किए वह सीधे अपने कमरे में चला गया और फिर से वही सब सोचने लगा। क्या मैंने आज जो कुछ देखा वही सत्य है? क्या मेरा दिल जो कह रहा है वही सत्य है? लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तारा तो बहुत साल पहले मर चुकी है और कहाँ महल में काम करने वाली कुरूप चंदा। आखिर क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? इसमें कुछ तो रहस्य है। मैं इस रहस्य को खोल कर रहूँगा। अगले दिन फिर से राजकुमार चंदा के आने से पहले ही जंगल में जाकर उसी जगह पर झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गया। रोज की तरह आज भी चंदा आई और स्नान करने तालाब में उतर गई। कल की भांति तालाब में उतर जाने के बाद फिर से राजकुमार ने उसे देखा। अब राजकुमार को यह पक्का हो चुका था कि हो ना हो यही मेरी तारा है। स्नान करने के पश्चात जब राजकुमारी तारा तालाब से बाहर आ वस्त्र आदि पहनकर कालिक पोतने लगी तभी राजकुमार ने जोर से उसे आवाज दी। राजकुमारी तारावती। एकदम से ऐसे अपना नाम पुकारे जाने पर बहुत चक्की सी राजकुमारी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कौन है? किसने आवाज दी? तभी राजकुमार अभिमन्यु झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और सीधा राजकुमारी तारा के पास जा उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक बार तो राजकुमारी तारा थोड़ा सककाई, पर जिस पति की वह एक झलक देखने तक को तरसती रहती थी उसे यूं अपने पास देख उसे भी पिघलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लेते हैं। इसी अवस्था में दोनों को पता नहीं कितना ही समय निकल जाता है। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बस दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े खड़े थे और दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद राजकुमार बोला, मुझे पता था यह तुम ही हो, पर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थीं? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुर्म हुए तुम पर। जब तुम जिंदा थीं तो क्यों अपनी मृत्यु का संदेश भेजा? और फिर क्यों यहाँ इतनी मुश्किलों में एक छोटी सी नौकरानी बनकर रहीं? राजकुमार ने एक साथ ढेरों सवाल दाग दिए, पर राजकुमारी तारा बिना एक भी शब्द बोले बस रोई जा रही थी। उसे तो जैसे आज सारा जहां मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों थोड़े शांत हुए तो वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार का अपने प्रति प्रेम और सम्मान देखकर राजकुमारी तारा ने निश्चय किया
कि वह राजकुमार को सब बता देगी। यही वह अनुकूल समय है। फिर राजकुमारी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी व्यथा बहते नेत्रों के साथ राजकुमार अभिमन्यु के आगे कह सुनाई। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजकुमार अभिमन्यु बहुत चक्का रह जाता है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप इसी प्रकार के भविष्य में वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।